एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं सरिता स्वागत करती हूँ अपने परिवार का एग्जाम अड्डा पर। उम्मीद है आप सब अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम पहुंच चुके हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 15 पे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है? और तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो आइए देख लेते हैं। गैसों के द्रवित करने कम तापमान और उच्च दाब सबसे उपयुक्त स्थिति होती है। तो चलिए देख लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कम तापमान उच्च दाब। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्य शरीर में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या होती है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 33। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो आइए देख लेते हैं पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। मानव कशेरुक स्तंभ में कुल 33 कशेरुकाएं होती हैं। 7 ग्रीवा कशेरुकाएं, 12 वच्छी कशेरुकाएं होती हैं। तो आइए देख लेते हैं ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है। तो ये होती है 7। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी हो जाएगा पोटेशियम, ऑप्शन डी आयरन। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है कौन सी एक सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो आइए देख लेते हैं पोटेशियम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। पोटेशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील है। ये हवा और पानी के साथ तेजी से क्रिया करती है। पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है ताकि ये ऑक्सीजन और नमी से ना संपर्क कर सके। तो आइए देख लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पोटेशियम। कौन सी एक गैस एक सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो ये हो जाएगी पोटेशियम, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस शासक के प्रशासन तंत्र में किरोड़ी शब्द का प्रयोग हुआ स्वराज विभाग का एक आधिकारिक रूप लिया जाता है? ऑप्शन ए शेरशाह, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी अकबर। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो आइए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1573 में गुजरात अभियान के बाद अकबर ने भू स्वराज विभाग के लिए किरोड़ी नामक आधिकारिक की नियुक्ति की थी। तो आइए देख लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अकबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी हो जाएगा विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो आइए देख लेते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में। बाल गंगाधर तिलक के बारे में देखते हैं। इन्होंने गणपत उत्सव 1893 और शिवाजी महोत्सव 1895 जैसे कार्यक्रम व सभाओं की स्थापना की है। तो आइए देख लेते हैं स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाठी क्लब की स्थापना किसने की? तो ये की थी बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह एकमात्र संघीय क्षेत्र कौन सा है जहां से राज्यसभा हेतु एक सदस्य का निर्वाचन होता है? ऑप्शन ए जम्मू एवं कश्मीर, ऑप्शन बी पुदुचेरी, ऑप्शन सी हो जाएगा दिल्ली, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो देख लेते हैं पहले कुछ पॉइंट। केंद्र शासित प्रदेशों में केवल जम्मू और कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी को ही राज्यसभा में सीट प्राप्त है। तो आइए देख लेते हैं जहां से राज्यसभा हेतु एक सदस्य का निर्वाचन होता है। तो चलिए देख लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा तो ये होता है पुदुचेरी से, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली का आवश्यक तत्व नहीं है? ऑप्शन ए संविधान का लचीलापन, ऑप्शन बी न्यायपालिका की सर्वोच्चतम, ऑप्शन सी हो जाएगा कार्यपालिका की विधायिका का संयोजन, ऑप्शन डी संसदीय संप्रभुता। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। संसदीय शासन प्रणाली का आवश्यक तत्व नहीं है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा कार्यपालिका की विधायिका का संयोजन, ऑप्शन
सी राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में। संसदीय शासन प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। अगला प्रश्न है, संघात राष्ट्र में केंद्र पर राज्य की शक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है। ऑप्शन ए संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी केंद्र द्वारा, ऑप्शन सी केंद्र व राज्य की आपसी सहमति द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा ऑप्शन डी राज्य की सहमति द्वारा। तो आइए देख लेते हैं इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है। तो संघात्मक राज्य में केंद्र व राज्य की शक्तियों में परिवर्तन संविधान संशोधन द्वारा किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केंद्र व राज्य की आपसी सहमति द्वारा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात दो भागों में विभाजित पहला राज्य था। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बांग्ला, ऑप्शन बंगाल, ऑप्शन डी हो जाएगा बम्बई। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो आइए देख लेते हैं हम पहले कुछ पॉइंट। स्वतंत्रता के पश्चात दो भागों में विभाजित होने वाला पहला राज्य बम्बई था। 1 मई 1960 को बम्बई राज्य के विभाजन से महाराष्ट्र एवं गुजरात का गठन हुआ। तो स्वतंत्रता के पश्चात दो भागों में विभाजित पहला राज्य था, तो ये था बम्बई, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें अधिक उगाई जाती हैं। ऑप्शन ए ऊंचाई वाले ऊपरी क्षेत्र, ऑप्शन बी जलमार्ग क्षेत्र, ऑप्शन सी हो जाएगा निचले ध्रुव क्षेत्र, ऑप्शन डी हो जाएगा उच्च वर्षा वाले क्षेत्र। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। आइए देख लेते हैं किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें अधिक उगाई जाती हैं। तो देख लेते हैं कुछ पॉइंट। ऊंचाई और ऊपरी क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं, जैसे बाजरा हो जाएगा, मक्का और ज्वार इत्यादि। तो आइए देख लेते हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऊंचाई वाले ऊपरी क्षेत्र में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उत्पाद को हरित स्वर्ण ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। ऑप्शन ए बासमती चावल, ऑप्शन बी बांस, ऑप्शन सी आम, ऑप्शन डी कॉफी। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो आइए देख लेते हैं ग्रीन गोल्ड किसे कहा जाता है उसके बारे में कुछ पॉइंट। बांस उत्पादन को हरित स्वर्ण या ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों में बांस की खेती की जाती है और इसकी अधिक मांग होती है। तो ग्रीन गोल्ड किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है बांस को, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अनाज भंडार प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए हापुड़, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी मेरठ। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। अनाज भंडार प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। देख लेते हैं, भारतीय अन्न भंडार प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में स्थित है। तो चलिए देख लेते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हापुड़। हापुड़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी हो जाएगा कवक, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी हो जाएगा साइनोबैक्टीरियम। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो आइए देख लेते हैं, नील हरित शैवाल जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है और जैव उर्वरक में आते हैं। इसके अन्य उदाहरण हो जाएंगे जैसे अजोला और कॉमा एजोटोबैक्टर, ऑप्शन और देख लेते हैं राइजोबियम आदि भी जैव उर्वरक की श्रेणी में आते हैं। तो देख लेते हैं कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं, तो ये होते हैं साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में ICAR अनुसंधान संस्थान में कौन सी वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन ए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन बी भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन सी भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन डी हो जाएगा भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो कौन सी वाराणसी में स्थित है, तो ये स्थित है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और बात करते हैं भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है कानपुर में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है।
ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी गोरखपुर। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। कौन सा मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है? तो ये करता है लखनऊ, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए हो जाएगा 15, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 20। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ये स्थित है 11%, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला? ऑप्शन ए गोरखपुर है, ऑप्शन बी एटा, ऑप्शन सी हमीरपुर, ऑप्शन डी इटावा। तो आइए देख लेते हैं अर्जुन बांध के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अर्जुन बांध उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के चरखारी में अर्जुन नदी पर बनाया गया है। इस नहर से महोबा और हमीरपुर जिलों में सिंचाई की जाती है। तो देख लेते हैं अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा हमीरपुर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की काली मिट्टी निम्न में से किसके उत्पादन को लेकर बेहद उपयुक्त होती है? ऑप्शन ए कपास की फसल, ऑप्शन बी मूंगफली, ऑप्शन सी धान के लिए, ऑप्शन डी गेहूं के लिए। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो आइए देख लेते हैं काली मिट्टी के बारे में कुछ पॉइंट। काली मिट्टी या रेगूर मिट्टी परिपक्व मिट्टी है। ये मिट्टी गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्यों के अधिकांश भागों में मिलती है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है। तो आइए देख लेते हैं काली मिट्टी निम्न में से किसके उत्पादन को लेकर बेहद उपयुक्त होती है? तो ये होती है कपास की फसल के लिए, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। डायबिटीज बायो बैंक के बारे में देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई में है और इसकी स्थापना भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिलकर की थी। तो आइए देख लेते हैं राइट आंसर हो जाएगा डायबिटीज बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है चेन्नई में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी हो जाएगा इंडोनेशिया, ऑप्शन डी म्यांमार। तो चलिए देख लेते हैं मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये किया गया है थाईलैंड में, ऑप्शन बी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लगाया गया है? ऑप्शन ए हो जाएगा आर्टिकल 43, ऑप्शन बी आर्टिकल 47, ऑप्शन सी हो जाएगा आर्टिकल 45, ऑप्शन डी आर्टिकल 50। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लिया गया है? तो आइए देख लेते हैं आर्टिकल 43 के बारे में कुछ पॉइंट। आर्टिकल 43 को कार्यान्वित करने हेतु भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 रूप में लागू किया। मनरेगा में मजदूरी की संवैधानिक गारंटी दी गई। तो आइए देख लेते हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्टिकल 43, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का 6वां संशोधन संबंधित है? ऑप्शन ए जीएसटी से, ऑप्शन बी आर्थिक आधार पर आरक्षण, ऑप्शन सी हो जाएगा बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौते, ऑप्शन डी हो जाएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो आइए देख लेते हैं हम 6वां संविधान संशोधन के बारे में देख लेते हैं कुछ पॉइंट। 6वां संविधान संशोधन अधिनियम समझौता बंगाल से भूमि सीमा से संबंधित है। देख लेते हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौते से संबंधित है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा उत्कृष्ट बेसिन का सुंदर उदाहरण है? ऑप्शन ए
सरोवरी मैदान, ऑप्शन बी लोयस मैदान, ऑप्शन सी जलोढ़ मैदान, ऑप्शन डी हिम नदी मैदान। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो देख लेते हैं कुछ फैक्ट। पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदान कहलाता है। कश्मीर घाट व इम्फाल बेसिन इसके उत्तम उदाहरण हैं। तो आइए देख लेते हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरोवरी मैदान। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी भाग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रभाव मिलता है? ऑप्शन ए घाघरा नदी, ऑप्शन बी लूनी नदी, ऑप्शन सी बराकर नदी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो आइए देख लेते हैं लूनी नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। राजस्थान की लूनी नदी के समान उद्गम अजमेर के निकल अरावली श्रेणी तथा नागा पहाड़ियों से होकर बहती हैं। इसे सागरमती के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए देख लेते हैं कौन सी नदी के ऊपरी भाग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारा जल प्रवाह मिलता है? तो ये हो जाएगा लूनी नदी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, काजू की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए पीट मृदा, ऑप्शन बी लेटराइट मृदा, ऑप्शन सी जलोढ़ मृदा, ऑप्शन डी काली मृदा। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो आइए देख लेते हैं काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयोगी है। तो काजू की खेती के लिए लेटराइट मृदा अधिक उपयुक्त है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू की खेती होती है और लेटराइट मृदा उच्च तापमान और भारी वर्षा के कारण पीला रहित होती है। तो आइए देख लेते हैं कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है काजू के लिए। तो ये हो जाएगी लेटराइट मृदा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पहला समुद्री संरक्षित पार्क किसे घोषित किया गया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी कच्छ की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, मन्नार जीव मंडल समुद्री पार्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो आइए देख लेते हैं समुद्री संरक्षित पार्क के बारे में कुछ पॉइंट। भारत का सबसे पहला समुद्री उद्यान कच्छ की खाड़ी को घोषित किया गया। इस समुद्री राष्ट्रीय पार्क में कुल 42 द्वीप हैं जिसमें अधिक समुद्री व वनस्पति की विविधता मिलती है। राइट आंसर हो जाएगा पहला समुद्री संरक्षित पार्क किसे घोषित किया गया है? तो ये किया गया है कच्छ की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की पहली एयर टैक्सी कहाँ चलाई गई है? ऑप्शन ए हो जाएगा ऑप्शन ए जापान में, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी दुबई, ऑप्शन डी इंग्लैंड। आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। पहली एयर टैक्सी कहाँ चलाई गई है? तो ये चलाई गई है दुबई में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पित्त का मुख्य कार्य है? ऑप्शन ए उत्सर्जन पदार्थ का निवारण करना, ऑप्शन बी प्रोटीन के पाचन का नियंत्रण करना और वसा को एंजाइम द्वारा पाचन करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आइए देख लेते हैं पित्त के बारे में कुछ फैक्ट। पित्त यकृत द्वारा बनाया जाने वाला एक पाचन द्रव्य है। ये वसा में के फैटी एसिड को तोड़ता है जिससे पाचन तंत्र वसा के अवशोषण को प्रवाहित करता है। तो पित्त का मुख्य कार्य क्या है? तो देखते हैं। तो ये हो जाएगा वसा को एंजाइम द्वारा पाचन कराना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 फरवरी, ऑप्शन बी 28 फरवरी, ऑप्शन सी हो जाएगा 22 मार्च, ऑप्शन डी 10 फरवरी। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आइए देख लेते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के बारे में कुछ पॉइंट। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन सीवी की याद में मनाया जाता है। उन्होंने 1928 में रमन प्रभाव की खोज की थी जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आइए देख लेते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो ये थी आज की क्लास। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताएं, जो भी आपके फीडबैक रहते हैं वो भी हमें जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।